लेकिन जब राजनीति में धर्म घुसता है तब वो उसका बहुत ही घातक परिणाम होता है। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, नाम ही ले दीजिए, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, तुम बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें ईमानदारी की कितनी प्रतिशत होती है। अब अभी देख लीजिए कमल शुक्ला जी का जो अभी आंदोलन हो रहा है उसमें कैसे दो फाड़ हो गए हैं लोग सार्वजनिक जगहों पर। अरे भाई, व्यवस्था से लड़िए, आपस में मत लड़िए। आप लोग गरीबों की, मजलूमों की और इनकी आवाज उठाओगे तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। ये लोगों को भ्रम है कि हम लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों के बीच जी रहे हैं। सच वही है जो पुराने समय था, उसने रूप बदल लिया है। ये वही बर्बरियत है जो मनीष कुमार के खिलाफ झूठा एफआईआर होता है। ये वही बर्बरियत है जो कमल शुक्ला आज बैठे हुए हैं वहां पर आमरण अनशन करने में, और कोई पूछने वाला नहीं है। साथियों नमस्कार, छत्तीसगढ़ पोस्ट के न्यूज़ पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनीष। वर्तमान में जो परिवेश जो है, वर्तमान परिवेश देश में लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों में जो गिरावट है या उन पे जो लगातार हमले हो रहे हैं, या उसके अलावा जो हाथरस का कांड है, इन तमाम समसामयिक विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अकील अहमद अंसारी जी। आज हम उनसे कुछ बात करेंगे और एक आम तौर पे जो चर्चा होती है हम उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर देश में जो चल रहा है वो क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। अकील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ पोस्ट के न्यूज़ पेज पर। जी नमस्कार आपके दर्शकों को। जो लगातार प्रजातांत्रिक मूल्यों पर जो हमले हैं, जिस तरह का परिवेश एक पूरे देश में चल रहा है, देखने को मिल रहा है, क्या लगता है कि किस दिशा में ये हम जा रहे हैं? मैं इसे संज्ञा देता हूं, हम कहीं ना कहीं पुनः पाषाण युग में जा रहे हैं। हमें अपने एजुकेशन पे, अपने टेक्नोलॉजी पे और हमें और आगे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनसे कंधे से कंधा मिला करके हमें आगे जाना चाहिए। तो बड़े अफसोस की बात है मनीष जी, मैं देखता हूँ कि हम फिर से वापस उस पाषाण युग में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे मतभेद थे, धर्म का, जाति का और अंधविश्वास, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सब के जो धीरे धीरे जो पतन हो रहे थे। बड़े अफसोस की बात है कि हम उस ओर जा रहे हैं और देखिएगा इसका कहीं ना कहीं दूरगामी बहुत ही घातक परिणाम होंगे। एक बड़ी चीज़ जो आज भी देखने को मिल रही है, चाहे वो हाथरस के कांड से हमको समझने को मिलता हो, कहते हैं कि जाति जो है वो जाति नहीं। आखिर ये जो समस्या है ये बड़ा एक विकराल रूप में देखने को मिल रहा है। उसका ज्वलंत उदाहरण है हाथरस कांड। किस नज़रिए से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे कॉमन सी बात है, इसे मैं देखता हूं राजनीति। अगर राजनीति में धर्म का समावेश होगा तो कहीं ना कहीं ये चीजें आएंगी ही। आप देखिएगा, पहले धर्म है, फिर धर्म बटा है जातियों में, और फिर जाति के बाद जो ऊंच नीचे भेदभाव है वो तो अपनी जगह है ही है। तो आप देखें कि जब राजनीति में धर्म का समावेश हो जाता है, राजनीति होनी क्या चाहिए कि उनसे शिक्षा की बात होनी चाहिए कि भाई शिक्षा कैसा दोगे, स्वास्थ्य कैसा दोगे, सुविधाएं कैसे दोगे। ये बहुत कठिन काम होता है। अगर आपको कहीं काम करना हो, एक बहुत छोटा सा बात बताऊं मैं, कहीं का एक सरपंच हो या एक वार्ड पार्षद हो, तो काम करना बहुत कठिन है। अब उसे बल्क में वोट चाहिए, तो बल्क में वोट चाहिए, वो क्या करता है, भावनात्मक रूप से वोट लेता है। और भावनाओं से वोट लेने में राजनीति में धर्म का समावेश कर दो, और जब धर्म का समावेश हो गया तो धर्म में अगर कोई वोट मांग रहा है तो दूसरा कोई आकर जाति में मांगने लगता है। ये जो राजनीति और धर्म की जो बात आप कर रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि कैसे समावेश करके राजनीतिज्ञ जो हैं या पॉलिटिशियन इसका जो फायदा उठाते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र जो है यानी जो प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात करें, यानी जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन हो। सीधी सी बात है कि पुराने समय में ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत साल राजा महाराजाओं के किस्से सुने हैं, मुगलों ने हमारे ऊपर शासन किया है। तो बाद में आया कि भाई हमको प्रजा जो है वो चुनेगी, और प्रजा चुन करके अपने प्रतिनिधि को ऊपर भेजेगी और वो उनके हिसाब से निर्णय लेगा। समय के साथ साथ लोग बहुत चालाक हो गए। लोग कौन? जो नेता थे। उनको ये समझ में आ गया कि अगर मैं काम करूंगा, अगर मैं सड़क बनवाऊंगा, अगर मैं स्वास्थ्य की सुविधाएं दूंगा, अगर मैं उनको अच्छी शिक्षा दूंगा, तो ये बहुत कठिन है। सबसे आसान क्या है कि धर्म। लोगों को देखिएगा, ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति खुद को, मैं जो सोच रहा
जो मैं कह रहा हूं या मेरी जो मान्यताएं हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसका भ्रम होता है। एक तो अपने आप को हर कोई दुनिया के केंद्र में मानता है। हर कोई देखिएगा, आप अपने घर से ही दूरी तय करते हैं कि यहां से फला जगह कितनी दूरी पे है। वैसे उसको भ्रम होता है कि मेरी मान्यताएं, मैं जो सोच रहा हूं वो सही है, यानी वो बायस्ड होते हैं। ये बायस्ड होता है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने जाति के प्रति, अपने मोहल्ले के प्रति। तो इसको भुनाना राजनीतिज्ञों के लिए बहुत आसान होता है, इसलिए ये धर्म क्या जाति का सहारा लेते हैं। अब मान लीजिए एक आया, वो धर्म के नाम पे वोट मांगता है, दूसरा भी अगर धर्म के नाम पे वोट मांगेगा तो क्या होगा, है वो भी उस धर्म का, तो फिर उन्होंने जातियां बांट दी। तो समस्या धर्म से नहीं है, समस्या जातियों से भी उतनी नहीं है, मैं मानता हूं। आप रहिए अपने अपने धर्मों में, आप उसका बहुत पर्सनल बातें हैं, वो आपकी मान्यताएं, आपकी आस्था है। लेकिन जब राजनीति में धर्म घुसता है तब वो उसका बहुत ही घातक परिणाम होता है। क्या है, शुरुआत से अगर आप जाकर के देखें, इतिहास में आप जाकर देखें तो पावर किसके हाथ में था, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। 1947 1947 15 अगस्त से पहले जो पावर था राजाओं महाराजाओं के हाथ में था। लगभग 564 सत्तें थी। तो जब इन रियासत के राजाओं को अचानक से अगर आप कहेंगे कि भाई आपकी अब राजपट गई, अब एक लोकतंत्र आ गया है, प्रजातंत्र आ गया है, तो वो जो उनके अहम है, उनका जो कहना चाहिए कि एक प्रकार का अंदर से वो एक घमंड, वो कभी भी अपने पावर को छोड़ना नहीं चाहेगा। आज भी आप चल जाएं, जहां भी इस तरह की प्रथा है, जहां पर पुराने रॉयल फैमिली हैं, राजा महाराजा हुआ करते हैं, या जो भी, उनमें दो तरह के लोग हुए। एक तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्वीकार किया और पब्लिक को गले लगाया, तो पब्लिक भी उनको सिर आंखों पे बैठाई। और आज भी आपको मिल जाएंगे कि छोटे छोटे जमींदार हैं जो इससे ऊपर नहीं उठ पाए, वो कभी नहीं चाहे कि पावर उनके हाथ से जाए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने उस पॉपुलैरिटी को, जो उनकी पॉपुलैरिटी थी, जो लोग जानते थे, जो उनका डर था, भय था, उस भय को भुनाते हुए उन्होंने क्या किया कि अब वो चुनाव के रूप में आ गए। तो जो जहां पर जैसा था, जैसे कहीं का बाहुबली है, कहीं का बहुत बड़ा गुंडा है, उसका डर है, वो धीरे से फिर क्या होने लगा, चुनाव लड़ने लगा और उस भय को लेकर के वो राजनीति में आ गया। ऐसे ही जो कहीं पर पावर में था, जो कलरजी जो थे, जहां पर जिस प्रकार के, जहां पर पावर सेंट्रिक लोग थे, वो सब चुनाव लड़ने लगे। कोई भय से, कोई उसकी झूठी शान और शौकत से, इन सब से उनको हम लोग चुन लिए। अब पावर आ गया, अब वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते। साउथ अफ्रीकन राइटर्स ने कहा था कि इंडिया को भ्रम है, भारत के वासियों को, कि ये 15 अगस्त 1947 को उन्हें आजादी मिल रही है। दरअसल दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर। अंग्रेजों के हाथ से पावर या शक्ति और सत्ता छीन करके वापस से वहां के जो लोग हैं, जो टोटलिटेरियनिज्म है, उनके हाथ में आ जाती है। और कहीं ना कहीं उनकी बात देखिए आज सही हुई। आज भी आप बता दीजिए मुझे, लोकतंत्र कहने के नाम पर आपको सारे अधिकार जरूर देते हैं, लेकिन उन अधिकारों को लेने के लिए आप देखिएगा आपको बहुत संघर्ष करनी पड़ती है। और साथ ही साथ अधिकार के साथ साथ जब भी हम बात करेंगे तो कि कर्तव्यों की भी बात होगी। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो हम अपने कर्तव्य भी नहीं जानते और अधिकार भी हमको आसानी से नहीं मिलते। तो आज पावर फैक्टर, पावर सेक्टर जो है, वो फिर से वापस उन्हीं लोगों के बीच में, वीवीआईपी लोगों के बीच में है। मतलब आपका कहना है कि हम अपने अधिकारों के प्रति आज भी सजग नहीं है। अधिकारों के प्रति तो हम सजग हैं, कर्तव्यों के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है। अब जो अधिकारों के प्रति सजग रहने से भी कुछ नहीं होना है, अधिकार आपको मिलेगा ही नहीं। आज अगर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है मनीष जी, आप खुद जानते हैं। आज आपको मैं देख रहा हूं कि जैसे आप एक पत्रकारिता करते हैं, आपका मैंने देखा छत्तीसगढ़ पोस्ट में हमारी शुरुआत की जो मुलाकात काफी तीखी थी। जो पत्रकारों का एक, माफ कीजिएगा, जैसा इमेज था, उसमें मैं काफी आपको तल्ख व्यवहार किया था पंकज बेग समय में, जब आपने मेरे से कड़े प्रश्न किए थे। तो लेकिन मैं जो धीरे धीरे देखा आपकी, कि जैसे खोमचे वालों का, गरीबों का, उनका जो अभी लॉकडाउन में मैंने देखा, एक व्यक्ति कोई बेचारा अपना जूता चप्पल बना रहा था, उसको जाकर के आपने अपनी बिना कोई टीआरपी सोचे, बिना कोई वो कहना चाहिए लाभ सोचे, कोई विज्ञापन सोचे, आपने उसको जगह दिया और उसको आपने बनाया। तो आप देखिए आपके पीछे किस तरीके से पूरी सिस्टम पड़ गई है, कैसे आपके खिलाफ झूठे और फर्जी एफआईआर किए जाते हैं, किस तरीके से आपको तंग किया जाता है। वो बताना चाहते हैं, वो उदाहरण सेट करना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम गरीबों की, मजलूमों की और इनकी आवाज उठाओगे तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। तो ये क्या है? ये सिर्फ कहने के लिए है, लोगों को भ्रम है
कि हम लोकतंत्र में प्रजातांत्रिक मूल्यों के बीच जी रहे हैं, सच वही है जो पुराने समय था, उसने रूप बदल लिया है। यानी अब वो आपको सीधे बुला करके कोड़े नहीं मारेगा, आपके सामने बहुत मीठा व्यवहार करेगा। जब माइक आएगा, जब मीडिया आएगी तो बहुत लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे, लेकिन अंदर से मामला वही है जो अदम गोडवी जी ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, लेकिन ये दिखावा जो है झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। इधर तुम जमहूरियत का ढोल पीटते हो, लेकिन पर्दे के पीछे में बर्बरियत है, नवाबी है। ये वही नवाबी है, ये वही बर्बरियत है जो मनीष कुमार के खिलाफ झूठा एफआईआर होता है। ये वही बर्बरियत है जो कमल शुक्ला आज बैठे हुए हैं वहां पर आमरण अनशन करने में, और कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, हम कहीं ना कहीं एक खूंटे से बंधे हुए हैं। हमको लगता है कि मैं किस पार्टी, किस नेता के करीब हूं तो उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। जो गलत है, गलत को गलत कहना चाहिए। देखिए, अशिक्षित और शिक्षित का क्या अर्थ है? सबसे पहली बात क्या है, अशिक्षित तो मैं नहीं मानता कि अशिक्षित ने राजनीति को खराब की है। शिक्षा भी देखिए, जो शिक्षा की जो पद्धति है उस पर जाएंगे तो हम एक अलग बहुत लंबे बहस में मैं नहीं जाना चाहता। अगर शिक्षा और अशिक्षा ही एक मुद्दा होता तो बात आप किसे शिक्षित कहते हैं, मैं पूछता हूं। अगर शिक्षा से समझ विकसित होती तो ये आईएएस, आईपीएस या जो बड़े बड़े सीबीआई के लोग हैं या सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो बहुत बेबाक बात कहता हूं कि सीजेआई जो आपकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो कल रिटायर हों और आज जाके राज्यसभा में तुरंत अपना पदभार ग्रहण करें। ये सब नहीं होता। देखिए, एक मैं देखा हूं कि गांव में काम करने वाला एक अंगूठा छाप, उसको इतनी समझ होती है। आपने सुना होगा एक अकेला आदमी माझी का, जो कि उन्होंने पूरे पहाड़ को तोड़ के छेनी और हथौड़ी से लिया, इसे क्या कहेंगे आप? उसकी कोई शिक्षा पूछने नहीं जाता। समझ होनी चाहिए। हम लोगों ने क्या किया, अक्षरशः अंग्रेजों के शिक्षा पद्धति को तो अपना लिया, लेकिन आज हमारे पास क्या हो गया, शिक्षा का मतलब क्या हो गया, छपाई कारखाना है। मैं खुद ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, लेकिन मैं बताऊं, खुद बुद्धिजीवी लोग, हम लोग के जैसे लोग क्या करते हैं कि कुछ सिलेबस छाप देते हैं कि आप क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर कुछ किताब छाप देते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पे छपाई करेंगे, आप लोग उसको जा करके फिर क्वेश्चन मार्क छाप देंगे। आपको क्वेश्चन पेपर छापने के बाद आप आंसर शीट छाप देते हैं, हम फिर उसका मार्कशीट छाप देते हैं। पूरी छपाई कारखाना है। इस छपाई कारखाने से हमें शिक्षा पद्धति को निकालनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल नहीं मानता जो बनाया गया प्रोविजन वो बिल्कुल सही है कि शिक्षा कोई कंपलसरी नहीं होना चाहिए। आज भी आप देख लीजिएगा, ऐसे कई लोग हैं जो ज्यादा शिक्षित नहीं हैं, फिर भी वो अपने लोगों की आवाज को उठाते हैं, और ऐसे कई लोग हैं शिक्षित होने के बाद भी बड़े से बड़ा गबन करते हैं और बड़े से बड़ा अपराध करते हैं। हाथरस में मनीष जी ने बोला, हाथरस में आप बताइए, जो डीएम धमका रहा है उसे, जो आईपीएस हैं, जो रात को बॉडी को जला रहे हैं, क्या वो शिक्षित मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप उनको? तो मैं नहीं समझता। हमें शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी पड़ेगी, और जो अशिक्षित भी हैं उनमें जो समझदार लोग हैं ना, वो समझदार लोग को आगे आना पड़ेगा और बेसिक बात उन्हें समझनी पड़ेगी, कौन हमारे हक की बात करता है। इस जात धर्म, इसको हम पर्सनल रखें घर में, इसे हम राजनीति में शामिल ना करने दें, तब कुछ सुधार होगा। तो मैं, माफ कीजिएगा यश जी, आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि अशिक्षित लोगों ने इसको खराब किया हुआ है। खराब कहीं ना कहीं लोगों के स्वार्थ ने, लोगों की बुजदिली ने, लोगों के जो अच्छे लोगों के चुप रहने ने इसे किया है। तो उम्मीद है यश शर्मा जी आपको जवाब मिल गया हो। और अगले जो दर्शक हैं आदित्य जी हैं, आदित्य जी का सवाल है कि आज जिस प्रकार प्रदेश में हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? अखिल जी, देखिए, पत्रकारों को लेकर के लोगों को बहुत गलतफहमी है। व्यक्तिगत यदि मेरी बात करें तो मेरे को लेकर गलतफहमी है लोगों को कि मुझे कहते कई बार मैं उनको तल्ख टिप्पणी करता हूं, दलाल कहता रहता हूं, और ये सब। तो इसको लेकर के कुछ मित्र भाई लोग नाराज रहते हैं। एक बात तो, पत्रकार तो हमको भी बुरा लगता है, जाहिर सी बात है। हाँ, नहीं, ठीक है, मैं इसलिए पहले ही मैं आपको बता दिया। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। मैं अभी थोड़ी सा इस बात को बोलते समय मैं पब्लिक से खातिब होना चाहूंगा, जो आम जनता है, जो मैं भी हूं। हम लोग पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि वो ईमानदारी से काम करें। हम लोग पत्रकारों से उम्मीद करते हैं कि वो क्या करें, एक निष्पक्ष पत्रकारिता करें। मैं पूछता हूं, क्यों भाई, क्यों करें? आप बताइए। चौथा स्तंभ कहते हैं, चौथा स्तंभ कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं होता, संवैधानिक रूप से पत्रकारिता चौथा स्तंभ नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। आपकी जो व्यवस्थापिका है, आपकी जो न्यायपालिका है, आपकी जो कार्यपालिका है, आप इनको देखिए, संविधान की शपथ लेते हैं। हमारे आपके टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। अगर मैं शरीफ इंसान हूं, यदि मैं
कहीं किसी झगड़े में फंस जाता हूं, मेरे को कोई बदमाश गुंडा मवाली सताता है, तो पब्लिक के पैसे से उस थानेदार को तनख्वाह मिलता है कि जाओ इस शरीफ आदमी के पक्ष में तुम खड़े होना, लेकिन वो खड़े नहीं होता। उसने संविधान की शपथ ली है। आप जब वहां से परेशान होकर के जाते हैं, जिन नेताओं को तनख्वाह मिलता है वो आपको कितना इंसाफ देते हैं, आप उनसे पूछिए, आप उनसे कितनी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं। आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, नाम ही ले दीजिए, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, तुम बताने की जरूरत नहीं है कि उसमें ईमानदारी की कितनी प्रतिशत होती है, आप खुद समझदार हैं। तो जब आप इनसे उम्मीद नहीं करते, तो एक आदमी जो खुद से अपनी पत्रकारिता कर रहा है, स्वरोजगार कर रहा है, उसको सरकार से कुछ नहीं मिलता, जनता का कोई टैक्स नहीं मिलता, आप उनसे क्यों इतनी नैतिकता की उम्मीद करते हैं? वो क्यों ना सत्ता की चाटुकारिता करें? बिल्कुल करेंगे वो। पर इनका सवाल सिर्फ ऐसे पत्रकारों से नहीं है जो स्वरोजगार के लिए खुद का एक छोटा सा अखबार चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी फंड मिलता है, सरकार से उनको अच्छा खासा रकम मिलता है, उसके बाद वो पत्रकारिता कर पा रहे हैं, बड़े बड़े चैनल खोल के बैठे हैं। सवाल दरअसल उनसे है इनका। नहीं, मैं अभी उसी पे आ रहा हूं। मैंने अभी एक पहलू बताया कि पहली बात तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता या बहुत ज्यादा मैं ताज्जुब नहीं करता हूं कि अगर कोई पत्रकार सरकार की चाटुकारिता करे। अगर शासकीय विज्ञापन उसे मिल रहा है तो सीधी सी बात है, वो शासकीय विज्ञापन मिलना उसे बंद हो जाएगा, उसका आय का साधन बंद हो जाएगा। तो कोई प्रोविजन आप बताइए। आप देखिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना पोर्टल चलाते हैं जिसमें आप डोनेट कर सकते हैं, आप उनको डोनेट कीजिए सच्ची पत्रकारिता को। मैं बोलता हूं कि आज जैसे मेरे साथ जो बैठे हैं मनीष भाई हैं, इस तरीके से बहुत लोग हैं अलग अलग जगहों पे जो गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। आप इनको डोनेट करिए, 1 रुपए भी, इस तरीके का कोई काम करिए तो आप उनसे उम्मीद कीजिए। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, पत्रकारिता को मैं अभी एक पक्ष में बात कर रहा हूं, मैं अभी उसके विपक्ष में भी बताऊंगा पहलू क्या है कि हम जो पत्रकारों से इतना उम्मीद करते हैं, मैं कहता हूं हमको तब हक है उम्मीद करने की कि जब हम खुद भी सही रहें। दूसरी बात कि आप देखिए, जो अब पत्रकारिता हो रही, पत्रकार का नाम आप ले देंगे तो देखिएगा लोग एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब मनीष जी पहली बार मेरा इंटरव्यू ले रहे थे पंकज बेग केस में, तो मैं इनसे बिल्कुल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बात कर रहा था। वो अभी भी इंटरव्यू यूट्यूब पे होगा आपका। तो वो इमेज कहीं ना कहीं बहुत खराब हो गई है। आज पत्रकार नहीं, आज ये पूछना चाहिए, मैं समझता हूं कि किस न्यूज चैनल से हो, नहीं भाई आप किस पार्टी से हो। ऐसे बात करते हैं हम लोग, जनरल लोग हैं। देखिए, आप मेरे भी व्यवसाय पे, मेरे भी पेशे पे आप प्रश्न उठा सकते हैं, हक है आपको। लेकिन मैं बता रहा हूं कि अब ये नहीं पूछते हैं कि कौन से मीडिया समूह से हो, आप ये पूछा जाता है कि कौन सा है, कांग्रेसी है कि भाजपाई है। इस तरह के सवाल आते हैं कि आप भाजपाई पत्रकार हो। बिल्कुल, भाजपाई है या कांग्रेसी। मैं खुद देखा हूं, आप लोग के अंबिकापुर में ही मेरे कुछ लोगों की मैं काफी इज्जत करता था। आप जैसे ही मैं देखा सत्ता परिवर्तन हुआ तो उन लोगों की पत्रकारिता में देखा, रायपुर में कुछ लोग हैं। आप अभी देख लीजिए कमल शुक्ला जी का जो अभी आंदोलन हो रहा है, उसमें कैसे 2 फाड़ हो गए हैं लोग सार्वजनिक जगहों पर। अरे भाई, व्यवस्था से लड़िए, आपस में मत लड़िए। आप लोग कहीं ना कहीं आप एक हैं, मत उम्मीद करिए सबसे। हर कोई क्रांतिकारी नहीं होता। मैं बताता हूं कि यदि कुछ लोग, एक तबका है ब्लैकमेलर है। मुझे बहुत लोग बोले कि ब्लैकमेलर लोग होते हैं जो ये क्या करते हैं कि पैसा लेते हैं। भाई, कौन ब्लैकमेलर है और कौन ईमानदार है, इसका कोई लैक्टोमीटर नहीं, कोई टेस्ट नहीं है मेरे पास। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक अधिकारी जो मांस नोच के खाता है, काली कमाई करके भ्रष्टाचार का बिल्कुल दलदल में सना हुआ है, अगर कोई उसके खिलाफ न्यूज लगाता है और बाद में उसे वो कोई विज्ञापन दे देता है और उसके बाद वो खामोश हो जाता है, तो हम अधिकारी को नहीं लताड़ते, अधिकारी पे प्रश्न कभी नहीं उठाते, क्योंकि उसके पेन में पावर है, वो सत्ता शक्ति से संपन्न है। हम उस पत्रकार को बोलते हैं जिसे कहीं से तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं कहता हूं कि वो भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अर्थदंड है। वो बिल्कुल सही करता है। और नौजवान युवा जितने भी लोग हैं, वो लोग बैठे हैं खाली, वो अपना पोर्टल बनाए, वो आगे आए, RTI लगाए और इस तरीके से विज्ञापन लेकर के जायज तरीके से भले वो शांत हो जाएं, कहीं ना कहीं अर्थदंड होगा। तो एक तरह से इनका कहने का जो मतलब है कि जो कारपोरेट घराने जो मीडिया हाउसेस चला रहे हैं, वैसे मीडिया संस्थानों में काम करके हम अनावश्यक दबाव में रहें, उससे बेहतर है कि स्वतंत्र पत्रकारिता करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में, फेसबुक है, यूट्यूब है, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां हम खुलकर अपनी पत्रकारिता कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ आदित्य जी हैं। इनका एक सवाल है कि राजनीति कैसी होनी चाहिए और जनप्रतिनिधि का स्वभाव जो है वो जनता के प्रति कैसा होना चाहिए। हालांकि आजकल आज के परिवेश में सारी चीजें बदल गई हैं, कहने सुनने की सिर्फ बात है, फिर भी आप जवाब दें। देखिए, चाहिए शब्द आदित्य जी,
चाहिए शब्द से थोड़ा सा माफ कीजिएगा, मुझे ऐतराज है। लोकतंत्र आदर्श होना चाहिए, जनता का शासन होना चाहिए, सबको इंसाफ मिलना चाहिए, न्यायपालिका बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए, पुलिस को स्वतंत्र होना चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, पत्रकार को अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। ये जो चाहिए में हम उलझ जाते हैं ना, ये बहुत ही उलझाव और लफाजी है। मैं कहना चाहूंगा कि चाहिए के बदले क्या है, हम इस पे चर्चा करें। राजनीति का अर्थ है राजनीति। हमने बहुत सारी चीजों को एक गाली बना दिया है। हम लोग सोचते हैं राजनीति बहुत ही अच्छा समाज सेवा का माध्यम है। सबसे पहली बात आप समझिए कि जब हम किसी को चुनते हैं तो चुनने के बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वोट दो। स्वीप प्रोग्राम है, आएगा ऊपर से फंड आता है कि स्वीप प्रोग्राम में लोगों को आपने कितना जागरूक किया, आपने क्या किया, और उसके आधार पर उनको कुछ पैसा आता है। और हर जगह का जो डीएम होगा, जिला जो इलेक्शन कमिश्नर होगा, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे, वो भेजते हैं ऊपर कि हमने ये प्रोग्राम कराया, इतने लोगों को हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। अरे भाई, वोट देना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वोट किसे देना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूं। तो राजनीति को कैसा होना चाहिए ये मैं नहीं समझता किसी को बताने की जरूरत है। राजनीति को साफ सुथरा होना चाहिए। राजनीति में अपराधियों का आना बंद होना चाहिए। राजनीति में किसी को भी चुन लें तो 2 बार से ज्यादा मैं समझता हूं मौका नहीं देना चाहिए। राजनीति में उनके जो बच्चे होते हैं, अगर सेकेंड टर्म, अगर उनके घर के परिवार, बच्चे, नेपोटिज्म जिसे कहते हैं हम, भाई भतीजावाद, अगर वो है तो उन्हें कड़े इम्तिहान से गुजरना चाहिए, तब जाकर के वो आने चाहिए। तो राजनीति में एक रिफॉर्म बहुत जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप देख लीजिए, कितना भी पुराना चोर, उचक्का, बदमाश, डकैत, बाहुबली हो, आप देखिएगा, आप यूपी में, बिहार में जाइए, वो लोग विधायक, सांसद बनेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, क्यों बनते हैं वो? जो काम प्रशासन का है, जो काम डीएम का है, कलेक्टर का है, पुलिस का है। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, हाथरस में अभी जांच का विषय है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं, आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं है। आप समझिए कि जो काम उन्हें करना चाहिए डीएम को और पुलिस को, उसके विपरीत वो काम कर रहे हैं। उनको धमका रहे हैं, मीडिया वालों को जाने नहीं दे रहे हैं। आज अगर कोई ऐसा बाहुबली आदमी, या आप कह लीजिए कोई बाबा प्रवचन देने वाला, वो जाए और उसको प्रोटेक्ट करे और इन सारे लोगों को डांट करके भगा दे और उसको वहां न्याय मिले, तो वो फिर डीएम और कलेक्टर, इसके पास वो परिवार नहीं जाएगा। वो नहीं देखेगा कि मैं वोट इसे दूं, ये अपराधी है कि ये क्या है, वो उसे ही वोट देगा। कहने का अर्थ क्या है, जब प्रशासन, प्रजातंत्र और हमारा लोकतंत्र अपना काम नहीं करता तो उसका लाभ उठाते हैं ये नेता, जो पुराने बाहुबली जिनको हम कहते हैं, दबंग लोग हैं, या बाबा, उसके पास जनता जाती है। तो चाहिए तो राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, उनमें एक प्रश्न है, लेकिन क्यों होता है इसे भी हमको जानना चाहिए। तो राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए और जितने तंत्र हैं इसके, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र रहे और अच्छा काम करे, आपकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये सारी चीजें जो है सेपरेट अच्छे से काम करें, ये होना चाहिए राजनीति। हाथरस में जिस तरह से मीडिया का जो दखल अंदाजी है वो देखने को मिला, इसे देखने के बाद बहुतों का मीडिया के प्रति अचानक से एक विश्वास जाग गया कि ये अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। ऐसा लगा कि मीडिया जाग गई है और हाथरस के खेतों में मीडिया जो है अपना पाप धोने चली गई। जो एक नेगेटिव माहौल उसके प्रति बन रहा था, वो अचानक से कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आया कि नहीं, मीडिया तो बड़े काम की चीज़ है, बड़े अच्छा काम जो है मीडिया कर रही है। पर कुछ जो एक तबका है उनका ये मानना है कि ये कुछ मूल मुद्दों से जो है भटकाने का एक प्रयास है। किस नज़रिए से देखते हैं आप इसको? देखिए, जो भारत की जो जनता है, एक बहुत बड़ी आबादी, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पाती है कि चीजें क्या हैं। जैसे आप बहुत लोगों से पूछे जीडीपी क्या है, कई लोगों से आप पूछिए कि लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ 3 स्तंभ है वो क्या है, तो बहुत कठिन कठिन शब्द, इन चीजों को समझ ही नहीं पाते। तो जो अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो अच्छे दिमाग रखते हैं, वो लोग बैठे हुए हैं ऊपर में, अच्छे बड़े मीडिया समूह में। होता क्या है, मैं इसे अपना व्यक्तिगत मत है तो मैं बता सकता हूं कि जब मैंने हाथरस में देखा कि मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष काम करती दिख रही है, तो इसको मैं शुरू में मुझे भी ताज्जुब हुआ और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि ये कुछ दूसरा मामला रहा होगा और ये हल्का सा कुछ एक प्रकार का दिखाने की बात होती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये बैलेंस करने का कोशिश है, क्योंकि मीडिया को लोग अब धीरे धीरे नहीं देख रहे हैं, ऊब चुके हैं लोग। लेकिन
थोड़ा और एनालिसिस करने के बाद मुझे जो एक नतीजे पे मैं पहुंचा, देखिए राजनीति में अपने जो विरोधी होते हैं, जो राइवल होता है, जो मेरी कुर्सी को ले सकता है, उसे सबसे पहले उसी पार्टी का वही नेता निपटाता है। कहते हैं मनीष जी कि आपको राजनीति में खतरा ऑपोजिशन, अपने जो नियर में आपका सेकंड कंपटीटर है, चाहे छत्तीसगढ़ की मैं बेबाक बात करूं तो आप देखिएगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, तो उनके बारे में कई कयास लगाए जाते थे कि उन्होंने इनको निपटाया, उनको निपटाया। तो वैसे ही ये जो भक्ति काल चल रहा है, जिसमें हमारे पीएम मोदी के बड़े भक्त हैं और बहुत लोगों ने उनको बहुत पसंद किया है, बड़ी उनके लिए अच्छी बात होनी चाहिए, अच्छा मौका है, अच्छा काम करें, मुझे उसमें एतराज नहीं है। तो ये जो दूसरी बात जो ट्रेंड आ रही थी योगी जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हल्का सा उनको एक करंट लगाने की बात है कि देखो क्या हो सकता है, अभी हम तुम्हारे जो लॉ एंड ऑर्डर को ही उठा करके तुम्हारी छवि को हम दिखा सकते हैं। तो वो मुझे लगता है हल्का सा एक करंट छुआने वाली बात थी कि देख लीजिए ज्यादा ऊंचा उड़ेंगे। तो अब उनका बयान देखिए, मुख्यमंत्री एक राज्य का पूरी पावर है, लेकिन उनका बयान क्या है, प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हुई, मतलब प्रधानमंत्री जी से बात होगा तब वो डीएम को निर्देश देंगे। ये चापलूसी है और ये चमचागिरी है जो राजनीति में कूट कूट के भरा हुआ है। एक मोहल्ले के पार्षद को मैं देखा हूं, टिकट बढ़ता है तो कद्दावर बड़ा नेता ध्यान भी नहीं देता, लेकिन वो अपने आभार में कहां से शुरू करेगा, आपने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर के सबको धन्यवाद देता है। ये चाटुकारिता है। तो मीडिया को मैं इस रूप में देखता हूं और देखिए मीडिया का कई धड़ा वापस आने लगा अपने ट्रैक पे। अब वो बताने लगे हैं कि रेप हुआ ही नहीं है, अब वो धीरे धीरे बता रहे हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। आप देख लीजिए अगर इसमें आपको ऐसा लगता है तो बस ये वो ऐसा झटका देने वाली बात थी, बाकी इनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। हमारे साथ एक और व्यूवर हैं जिनका एक सवाल है कि समाज यदि गलत काम का विरोध नहीं कर पा रही है तो क्या एक तरह से अपराध को बढ़ावा दे रही है? जी बिल्कुल, कहते हैं कि अगर पड़ोस में कोई अन्याय हो रहा है और आपको अगर नींद आ जाती है तो बेशक आपकी बारी है, अगली बारी आपकी है। हमारी जो आप जाकर विरोध नहीं कर सकते तो कम से कम लिखिए, लिख नहीं सकते आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट शेयर नहीं कर सकते ना, तो मैं कहता हूं अपने मित्रों से, अपने जो लोग हैं उनसे बोलिए कि ये गलत हो रहा है। आप वहां भी नहीं बोल सकते ना, तो लोगों को आप सही बात बताइए, लेकिन आप कुछ ना कुछ करिए, नहीं तो ये बहुत घातक होता जाएगा। जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल अक्सर खड़े होते रहते हैं, लगातार जो जज रिटायर होते हैं उसको अब एक मजाक के तौर पर लोग इन बातों को करने लगे हैं कि अगर ये किसी बड़े मामले में जैसे कोई फैसला दे रहा है तो ये तय है कि ये इनको टिकट मिलना है, ये पॉलिटिशियन बनने वाले हैं। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात का समर्थन करता हूं मैं। जैसे फिल्मों में आप पुराने समय में आप देख लीजिएगा कि हैप्पी एंडिंग वाली जितनी मूवी होती थी, हम समझ जाते थे कि अभी जो विलेन है उसके हाथ में अभी बंदूक है, अभी हमारा हीरो उसे छीन लेगा, उसके बाद क्या होगा और अंत में फिर जो है कैसे हैप्पी एंडिंग होगी। ठीक उसी प्रकार से किसी वेब सीरीज की तरह, किसी एक बॉलीवुड मूवी की तरह अभी सबको पता होता है कि किसका शासन है, क्या होगा, और इंसाफ हो जाए तो ताजुब करते हैं लोग। नाइंसाफी होगी, गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, पावरफुल आदमी अभी पद में बैठा हुआ है। ये सब चीजें पहले हुआ करती थी कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और उस वक्त में एक हाईकोर्ट का जज फैसला उनके खिलाफ दे देता था, और जब उनसे नाम बताने के लिए कहा जाता था आप अपना नाम बताइए, तो इंदिरा जी बोली कि आप जानते हैं, तो बोले कोई कितना भी पावरफुल रहे आपको यहाँ नाम बताना पड़ेगा, इस पे बहस होती थी। आज वो हिम्मत नहीं है किसी में। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो हमारे माननीय न्यायमूर्ति, कहना चाहता हूं भाई हम लोग साधारण लोग हैं, कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो जाए, और ये लोग अपने बच्चों को जाके क्या चेहरा दिखाते होंगे अपना, जब इनके पास से
इस तरह के जो मामले आते हैं वो पूरा पहले दिन से वो जानते रहते हैं कि मामला क्या है, और जब फैसले इस तरह से आते हैं तो बड़ा ताजुब होता है। लॉ के स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस बात को जरूर सुनिएगा जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, जुडिशरी का मामला है, जुडिशरी की बात कर रहे हैं हम। जिस तरह से जज पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जजों की हरकतों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, हम उस विषय पे बात कर रहे हैं। देखिए, मामला क्या होता है कि ऑलरेडी जो कानून प्रोविजन ऑफ लॉ है बहुत कड़ा है। इतना आसान नहीं है कि कोई फैसला गलत आ जाए। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और मैं बहुत संभल के बोल रहा हूं, मैंने आपको कहा भी। लेकिन मुझे ये कहना है कि कैसे, आखिर ऐसा कैसे होता है कि पब्लिक जिसको लॉ की कोई जानकारी नहीं है, मैं उस पर प्रश्न उठा रहा हूं, कैसे हम जान जाते हैं इसमें क्या वर्डिक्ट आने वाला है। कहीं ना कहीं कोई एक सिस्टम भी अगर अपना काम अच्छे से करे, मेरा ये कहना है, तो उन्हें इस बात का होना चाहिए कि मान लीजिए पुलिस पे प्रश्न उठ रहा है, मैं मानता हूं कि आपकी जो कार्यपालिका पे प्रश्न उठ रहा है, व्यवस्थापिका पे प्रश्न उठ रहा है, तो न्यायपालिका है। तो जब ऐसे जज जो रिटायर होने के बाद जाके सीधे राज्यसभा का सदस्य ले लेते हैं, मानता हूं लीगल है, गलत नहीं है, लेकिन जो इस तरह का काम करते हैं उनके ऊपर प्रश्न उठता है, तो वो कैसे अपने बच्चों को मुंह दिखा लेते हैं। मैं ये कह रहा हूं, कैसे ऐसा होता है। कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी है भाई। अगर लॉ एंड ऑर्डर से भरोसा उठ गया तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आज भी न्यायपालिका पे कहीं ना कहीं हमें भरोसा है और कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि कोर्ट से जो फैसला आएगा, भले देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इसको बचाने की जिम्मेदारी जुडिशरी में काम करने वाले लोगों पे है। उनको एक न्यायमूर्ति कहा जाता है कि जब आप वहां से रिटायर हुए तो आपको किस बात का लालच, किस बात का, आप क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं। ये मैं एक नागरिक होने के नाते अपील कर रहा हूं। तो न्यायपालिका में आप देखिए बहुत सारे केस पेंडिंग है, जजों की संख्या काफी कम है और वहां पर जो इंसाफ में जो देर होता है, जैसे पंकज बेग केस की ही बात मैं बताऊं तो मेरी जानकारी जितनी है अभी तक उसमें चालान पेश नहीं हुआ है कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में शुरू भी नहीं हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता दूं दर्शकों, पंकज बेग एक बहुत चर्चित केस है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का। 22 जुलाई 2019 को पुलिस अभिरक्षा में पंकज बेग की मृत्यु हो गई थी। हालांकि मृत्यु या आत्महत्या की कहानी जो है वो पुलिस लगातार बताती रही है, पर परिजनों का आज भी आरोप है कि पंकज बेग ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि पुलिस के कस्टडी में उसकी हत्या की गई थी और बाद में उसे आत्महत्या की कहानी बताई गई। उस पर अभी भी मामला जो है कोर्ट में है और वो मामला अभी चल ही रहा है। हालांकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो अपराधी पुलिस वाले थे उनकी बहाली हो गई है, जिस वजह से ऐसा लगता है लोगों को कि शायद वो केस पीड़िता या वो लोग जो इस केस में लड़ाई लड़ रहे हैं पीड़िता के साथ हैं, वो केस हार चुके हैं। तो उस बारे में भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेहतर जो है अकील सर ही बता पाएंगे आपको। देखिए क्या है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है और हमारी अंतिम उम्मीद न्यायपालिका है। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, बेशक आपको कुछ उदाहरण सेट करने को मिल जाते हैं कि भाई हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज आकर राज्यसभा के सदस्य ले लेते हैं। आप हमारे प्रशांत भूषण जी का देख लीजिए, उनके ऊपर जो अवमानना की नोटिस हुई, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा हमें न्यायपालिका पे उम्मीद है। अभी तो केस शुरू नहीं हुआ है और इंसाफ मिलेगा, भले थोड़ा देर है, प्रक्रिया है उसकी, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं छात्राओं को भी, छात्रों को भी और लोगों को भी कहूंगा कि हमारे पास अंतिम जो विकल्प है, बल्कि हम इस माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो भी जुडिशरी में काम करने वाले लोग हैं, चाहे जज हों, वकील हों या उनके जो भी बाबू हों, क्लर्क हों, जो भी हों, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंतिम आपके ऊपर ही है उम्मीद जो इस देश को बचा सकते हैं। हम लेफ्ट और राइट विंग के बारे में बात कर रहे थे, जो राजनीति में बहुत ज्यादा एक चर्चित शब्द है, इसके बारे में आप कुछ हमको बताएं। जी, वो लास्ट टाइम में आपका टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। उसमें देखिए मैंने बताया कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, जहां पर 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो जितने भी शासक वर्ग था वो दाहिनी ओर बैठा और जितने भी आपके गरीब लोग थे, मजदूर लोग थे, किसान थे, जिन्होंने क्रांति किया था सत्ता के खिलाफ, वो बाएं तरफ बैठे। बैठने के कारण भी मैंने आपको बताया है कि वो डेली नहाने की कर पाते थे। तो जो एलीट क्लास थी उनका कहना था कि भाई हम बगल में नहीं बैठेंगे, इनसे बदबू आती है। तो मुफ्त में बैठे गरीब लोग, किसान लोग और जो सत्ता शासक वर्ग है वो दाहिनी ओर बैठे। यहां से पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम शुरू होता है, जो राजनीति का एक स्केल है जिसके बीच उसको राइट
बिल्कुल लेफ्ट विंग। उदाहरण भी बता दूं, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, ये सब जो आप सुनते हैं पॉलिटिकल पार्टी, ये लेफ्ट पार्टियां कहलाती हैं। राइट विंग जैसे आपका भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी हो गई, जैसे शिवसेना हो गया, इसे कहते हैं। और कांग्रेस को माना जाता है प्रो लेफ्ट, यानी जो जीरो से लेफ्ट की ओर थोड़ा झुका हुआ है। आम आदमी पार्टी और ज्यादा लेफ्ट है, वो मतलब कांग्रेस से और ज्यादा लेफ्ट। तो ये सब जो चीजें हैं, अलग अलग पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है जगह जगह, वो कई बार जीरो में रहती हैं। वो जिसके साथ भी गठबंधन कर लेती हैं, उसके बाद थोड़ा बाएं दाएं होती रहती हैं। तो ये हुआ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। इसमें एक चीज और जाने बगैर आप नहीं समझ पाएंगे इस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को। वो मैंने बात किया था एडम स्मिथ की, जितने भी छात्राएं होंगी मेरी और स्टूडेंट होंगे, वो लोग देखेंगे गूगल में कि द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, वहां से द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स उन्हें कहा जाता है। उन्होंने बताया था कॉर्पोरेट। तो जो कॉर्पोरेट होता है, जो पूंजीपति होता है, पूंजीपति क्या करता है? पैसा लगाता है, और पैसा लगाने के बाद वो आपसे श्रम खरीदता है, और जो श्रम खरीदेगा तो हम श्रम को जब वो वहां पर एक श्रमिक बेच देता है तो उसे सिर्फ श्रम का मूल्य मिलता है, जबकि पूंजीपति घर में बैठा है अपनी एसी में, और उसके बाद उसके पैसे और पैसा उसको कमा करके देता जाता है। तो ऐसी पार्टियां जो पूंजीपतियों के साथ होती हैं, जैसे अभी आरोप लगा रहे हैं, आप देखिएगा आरोप लगते हैं केंद्र सरकार के ऊपर कि ये रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये एक के बाद एक बीएसएनएल को और एयर इंडिया को सबको बेच दे रहे हैं। तो जो राइट विंग पार्टी जब भी आएगी वो क्या करेगी? प्राइवेटाइजेशन की ओर जाएगी, और जो लेफ्ट पार्टियां होंगी वो क्या करेंगी? प्राइवेटाइजेशन ना करके वो सरकारी उपक्रम में जाएंगी। तो दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान दोनों हैं। देखिए, जो लेफ्ट विंग है वो कहता है कि जैसे स्कूल कोई भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए, तो सरकारी स्कूल रहेगा। जैसे अभी तक जो ट्रेन का मामला है, आपको देखिए ट्रेन में बैठना है तो बड़े से बड़ा नेता भी हो या गरीब आदमी भी उस ट्रेन में जाएगा, तो ट्रेन कहीं ना कहीं जाती ही है। अगर ट्रेन बिल्कुल प्राइवेट और सरकारी अलग हो जाएगा, तो जैसे सरकारी बस हुआ करता था, याद रखिए, जैसे आज सरकारी स्कूल का इमेज है, ज्यादातर की बात करूंगा, कई जगह पे तो सरकारी स्कूल उदाहरण है, लेकिन मोस्टली जो है हमारे नजर में जो इमेज है सरकारी स्कूल का, वो क्या है आप खुद जानते हैं। और प्राइवेट स्कूल का आप देखिए, इतना महंगा है प्राइवेट स्कूल कि गरीब वहां नहीं पढ़ा सकता, और जो सरकारी स्कूल में जो गरीब पढ़ाता है वहां एजुकेशन की क्वालिटी नहीं मिलती। तो गरीब एक बहुत बड़ा तबका जो है देश का, वो सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो कंपटीशन यूपीएससी, पीएससी ये सब निकालने में सक्षम उतना ज्यादा नहीं होते। वहीं प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले लाखों की कोचिंग का फीस दे करके अब वो जाते हैं, और वही ज्यादातर आप देखिएगा यूपीएससी में, पीएससी में आते हैं। यदि आरक्षण ना हो तो एक भी गरीब का बच्चा शायद ही पहुंच पाया अधिकारी बनके। तो ये उसका दूरगामी परिणाम होता है। ये लेफ्ट जो विंग होती है ये बताती है। राइट विंग का मान्यता है कि जैसे एक के ऊपर एक गिलास है, ऊपर के गिलास में अगर आप पानी भरेंगे तो उससे छलकने के बाद नीचे के गिलास में खुद ब खुद जाएगा। यानी जो राइट विंग की पार्टी है वो ये मानती है कि आप पहले फायदा पहुंचाओ, अदानी, अंबानी, जो आदित्य बिरला, टाटा, लक्ष्मी मित्तल, अशोक अग्रवाल, ऐसे जो 7-8 बड़े बड़े पूंजीपति हैं हमारे देश के, आप इनको बेनिफिट पहुंचाइए, तो इनसे फैक्ट्री डालेंगे तो रोजगार उत्पन्न होगा, रोजगार उत्पन्न होगा तो देश से रोजगार चला जाएगा। लेकिन इसमें एक नुकसान ये भी है कि होता क्या है कि वो पूंजीपति वर्ग जो है अपना प्रभाव रखता है शासन सत्ता पे, और वो उन नियमों को शिथिल कर देता है। जैसे अदानी पे आरोप लगता है, आप देखिएगा कि उन्हें इतने पेड़ काट दिए, वो नियमों का पालन नहीं कर, रिहेबिलिटेशन प्लान अच्छे से नहीं कर पाते, तो ये समस्या जन्म देता है। फिर दोनों के बीच में अंतर आ जाता है। पूंजीपति यदि आगे बढ़ेगा तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बढ़ेगी। मतलब आप एक बिस्किट खाते थे, 10 प्रकार की बिस्किट मिलेगी, आपके पास नए नए कार मिलेंगे शहर में देखने के लिए, कि आप एक छोटी 3 लाख रुपए की गाड़ी से लेकर के आप 30 लाख तक की गाड़ी आपको मिलेगी। लेकिन अमीर और गरीब का खाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पैसे वाला और पैसा होता जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा। वही लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि हमारा जो है, चूंकि सरकार को टैक्स देती है पब्लिक, तो ये पब्लिक से रिलेटेड ही होना चाहिए। लोकतंत्र का जो मूल स्वरूप है कि सबका जो है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, ह्यूमन इंडेक्स बढ़ना चाहिए। तो काफी लंबा टॉपिक है, मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश किया हूं मनीष जी इसको बताने का। और कोई प्रश्न हो तो बताएं। तो इसलिए लोग लेफ्ट को पसंद करते हैं, इसलिए शायद कन्हैया कुमार के भाषणों को लोग पसंद करते हैं। जो छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून है, कानून की बात चल रही है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए पत्रकार सुरक्षा कानून। बिल्कुल सरकार ने वादा किया है, जो अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार आई है,
उन्होंने वादा किया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए। और बहुत ही अफसोस की बात है, मैंने वीडियो देखा है कमल शुक्ला जी के ऊपर जो हमला हुआ था। बात एक कमल शुक्ला जी के ऊपर हमला नहीं है, मेरे बगल में जो मनीष जी बैठे हैं छत्तीसगढ़ पोस्ट के, एक ईमानदार पत्रकार हैं और इनका मैं खुद देखा हूं कि पंकज बेग एक आदिवासी युवक के लिए लगातार पूरे साल भिड़े रहे। अभी मैंने तुरंत ही बताया है कि गरीबों का जब कोई नहीं सुनता तो इनके पास फोन आता है। मैंने देखा है कि एक छोटे से जगह पे अगर कोई जूता बना रहा है बेचारा वो एक गरीब, तो उसके लिए भी इनकी जो कैमरा है, इनकी जो कलम है वो चलती है। तो इस तरह एक फर्जी FIR इनके ऊपर गढ़ दिया गया है, जगह जगह इनको परेशान किया जा रहा है। झूठी शिकायत करते हैं, अंत में उस शिकायत में कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अब ये अपना काम छोड़ के, पत्रकारिता छोड़कर उस शिकायत को देखें और लोग कहीं ना कहीं ये मान लेते हैं FIR हो गया, ने कुछ ना कुछ किया होगा। हालांकि विश्वास जो है पुलिस प्रशासन से लोगों का हटा भी है, लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पत्रकार को आप सुरक्षा दीजिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, उनको कोई धमकी ना दे सके, उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके। साथ साथ मैं तो कहता हूं कि कोई ऐसा माध्यम भी निकालना चाहिए कि इनके पास जो आएगा, जो साधन होता है वो पब्लिक डोमेन से भी आए, ताकि ये जवाबदेही हो। जितेंद्र जायसवाल जी हैं, इनका ये कहना है कि जो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जो सरकार ने वादा किया था, आज किस स्थिति में वो आप भी बेहतर जान रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए, उस कानून पर क्या बात होनी चाहिए? देखिए, कानून पे बात ये होनी चाहिए कि दोनों पक्ष हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं और जितेंद्र जायसवाल जी जो है प्रश्न कर रहे हैं तो मैं आपके पसंद की बात करूं। पत्रकारों को भी समझना होगा कि उनका भी कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। जो पत्रकार सुरक्षा कानून बने तो साथ साथ ये भी बने कि जो अच्छे अधिकारियों को परेशान करने वाले भी कुछ लोग हैं जो एक न्यूज पोर्टल बना लिए और उसके बाद उनको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर देते हैं। तो आप पत्रकारों को ही मैं सुझाव दूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि खुद बैठ के अपनी एक कमेटी बनाएं और उसमें ये तय करें कि भाई हमको 1 साल के अंदर अंदर तय करना है कि कौन कौन पत्रकार हैं और कौन कौन ब्लॉगर हैं और ये कैसे ऑथेंटिसिटी हो, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या हो जिससे ये बनाए, उनकी लाइसेंस कैसे छीनी जाए, अपनी रेगुलेशन आप खुद बनाइए और कड़े से कड़े नियम होने चाहिए आप लोग की सुरक्षा के लिए। हालांकि अकील अहमद अंसारी जी आज एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पत्रकारों की एजुकेशन को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जस्टिस काटजू ने इस पर बहुत पहले एक सवाल किया था और उन्होंने कहा था कि पत्रकारों की जो योग्यता है वो तय होनी चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया। जी आगे बताएंगे। देखिए, सीधी सी बात है, पत्रकारिता का अर्थ ही होता है कि आप लेखनी, भले आज सोशल मीडिया भी है, तो आपको जब बोलना है तो आपको पता होने चाहिए। आई एम वेरी सॉरी टू से कई लोग मैं देखा हूं उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच अंतर नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि किसके अधिकार क्या होते हैं, किस प्रकार से लोकतंत्र चलता है। न्यायपालिका में जब पुलिस के पास कोई मामला जाता है तो क्रिमिनल केस क्या होते हैं, सिविल केस क्या होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जब ड्राफ्ट हो तो उस ड्राफ्ट में प्रोविजन करें कि आप लोगों के बीच में कुछ स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग दे और एक कमेटी हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई पत्रकार बनना चाहता है, अच्छा है लोग कैरियर चुने इसे। अब तो सोशल मीडिया है, आप एडवर्टाइजमेंट से आप पैसा कमा सकते हैं, तो उसमें उनको ट्रेनिंग का भी प्रोविजन होगी। जैसे कोई 12th पास है, मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं, सुझाव है मेरा, कोई भी पत्रकार साथी हमारे जो है अन्यथा नहीं लेंगे, मैं निवेदन करूंगा, तो वो क्या करें कि उनको ट्रेनिंग दें, उनको बताएं, थोड़ी बहुत उनको पॉलिटिक्स की जानकारी दें, उनको थोड़ा भूगोल बताएं, थोड़ा विज्ञान बताएं और एक फील्ड चुने कि अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड पत्रकारिता करना चाहता है, कोई विज्ञान से संबंधित करना चाहता है, कोई अगर चाहता है पुलिस के ऊपर करना चाहता है, तो अगर हमारे बेरोजगार युवा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी यदि एक एक विभाग को पकड़ ले, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं देखा भारत सम्मान को, भारत सम्मान में मैंने देखा कि वो पुलिस विभाग की नाकामियों को, उनकी असफलताओं को और उनकी अनियमितताओं को वो प्रकाशित करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आप पकड़ लें, सारे लोग अलग अलग, अगर विशेष कुछ बात ऐसी हो जाए तो देखिएगा आप पूरे देश को सुधार पाए ना सुधार पाए, एक शहर को तो, जिले को तो जरूर जल्दी सुधार लेंगे। तो इस तरह का होना चाहिए, उनके ऊपर भी कुछ लायबिलिटी। और रहे बस सुरक्षा की, तो बिल्कुल सभी नागरिकों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, पत्रकार की क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जब हमारे पत्रकार साथी एजुकेट होंगे, ठीक है, वो एजुकेशन जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन हो, PhD हो, जब इस तरीके से हम इस तरह की ट्रेनिंग दे देंगे,
बता देंगे। जैसे अभी मनीष जी ने पूछा लेफ्ट विंग क्या है, हमारी इस चर्चा का मकसद ही यही है कि पत्रकार हो, युवा हो, उनका नॉलेज बढ़े कि लेफ्ट विंग क्या है, राइट विंग क्या है, एजुकेशन जो मैंने अभी ये जानकारी आपको दी। तो जब ये सब जानकारी इनको होगा तब ये कुछ अच्छी पत्रकारिता कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको जानकारी नहीं है। अभी जिनको जानकारी है वो पत्रकार दिखाई देते हैं, उनका असर होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पत्रकार साथी ही पत्रकारों को अपमानित करते हैं, उनको ब्लैकमेलर कह देते हैं, उनको अपने ग्रुप में नहीं रखते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ये सब मैं थोड़ा सा आप लोग के उसमें देखने को मिला है। तो कारण क्या है? जानकारी नहीं होने कारण। अपनी जानकारी बढ़ाइए, और उसके बाद आप देखिएगा आप लोग में जैसी जानकारी बढ़ेगी तो देखिएगा व्यवस्था में जरूर सुधार होगा। ये होना चाहिए, तो उसमें सुधार कीजिए, तो फिर व्यवसायीकरण नहीं होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का। तो बिल्कुल जायसवाल जी, आपको जवाब मिल गया होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि किताबें पढ़ना सीखिए, समसामयिक विषयों पर बात करिए, जनरल नॉलेज को बढ़ाइए, तो जाहिर सी बात है कि पत्रकारिता भी जो है वो बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो साथियों, निश्चित तौर पे आपको ये जो चर्चा है प्रोफेसर अकील अहमद अंसारी जी के साथ, वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। हम आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, इस तरह की जो चर्चा है आपके साथ करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि ये चर्चा आपको कैसा लगा। और यदि आपको बहुत कुछ इससे जानने समझने को मिलता है तो निश्चित रूप से हम दोबारा भी इस पर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद।